दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इंडिया गठबंधन अब इतिहास की वस्तु बन चुका है। इंडिया गठबंधन का अस्तित्व समाप्त हो गया और इंडिया गठबंधन के अस्तित्व की समाप्ति के ऐलान के साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार खतरे में घिरती हुई दिखाई दे रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी सरकार के अस्तित्व को खत्म करने के लिए लोकसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बनाने के लिए बना था, उस गठबंधन का खुद का अस्तित्व खत्म होने के बाद मोदी सरकार कैसे खतरे में आ गई है। आज इस पूरे प्रकरण को विस्तार से आपके सामने ला रहा हूं कि हालात क्या है जिसमें इंडिया गठबंधन का बने रहना मोदी सरकार के लिए सेफगार्ड बन गया था और इंडिया गठबंधन के खत्म होने की मुनादी के साथ ही मोदी सरकार वेंटिलेटर पर जाती हुई दिख रही है। ये हालात भारतीय लोकतंत्र में एक अनोखी राजनीतिक दास्तान बनने जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह दिया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था, अर्थात इसका अस्तित्व अब नहीं है, ये खत्म हो चुका है। और इसके अस्तित्व के खत्म होने की मुनादी एक ऐसे वक्त में की गई जब बजट सत्र शुरू होने वाला है। जी हां, एक पूरे वित्तीय वर्ष के लिए मोदी सरकार का पहला बजट, और इस बजट सत्र में तकरीबन 125 डिमांड पर वोटिंग अलग अलग होनी है और बिना अविश्वास प्रस्ताव लाए मनी बिल के सहारे किसी एक डिमांड पर मोदी सरकार को विपक्ष धाराशायी कर सकता है। दरअसल इंडिया गठबंधन के बनने के बाद 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, तब कहा गया कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिशों पर मेहनत नहीं करेगी, सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरेगी, तब इंडिया गठबंधन अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आएगा। शायद इंडिया गठबंधन के उस वक्त के नीति नियंता इस बात को भूल गए थे कि आखिर 160-70 वाली जो सरकार होती है वो सरकार अंतर विरोधों से गिर सकती है, क्योंकि उसमें 100 से ज्यादा सांसदों की जरूरत उस सरकार को बनाने में पड़ती है और इसके लिए 20-25 पार्टियों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो सरकार 240 की सदस्य संख्या के साथ सत्ताधारी दल खुद आया हो, उस सरकार को अंतर विरोधों का इंतजार कर नहीं गिराया जा सकता। ये बात इंडिया गठबंधन के नीति नियंताओं को समझ आने में 7-8 महीने निकल गए। और समझ भी कब आया, जब हरियाणा का चुनाव चमत्कारिक ढंग से नए जनादेश के रूप में सामने आया, महाराष्ट्र का चुनाव और भी ज्यादा चमत्कारिक ढंग से बिल्कुल अनोखे जनादेश के साथ सामने आया। तब शायद इंडिया गठबंधन के लोगों को लगा कि इस सरकार को टिकाए रखने में यदि इंडिया गठबंधन का तथाकथित कंसेंसस कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे वो बाधा बन रहा है, तो क्यों न इस गठबंधन को खत्म कर दिया जाए। आखिर कांग्रेस पार्टी ये तोहमत अपने माथे पर कब तक लेती कि उसी की वजह से वैकल्पिक सरकार नहीं बन पा रही। आखिर कांग्रेस पार्टी ये तोहमत अपने माथे पर कब तक लेती कि नीतीश कुमार इसी वजह से इस गठबंधन को छोड़कर चले गए और चंद्रबाबू नायडू इस गठबंधन से जुड़ते जुड़ते आखिरी मौके पर जुड़ नहीं पाए। अब मौका सरकार बनाने और अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का नहीं, अब मौका नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने का है। खासकर इंडिया गठबंधन के ज्यादातर सहयोगी दलों और कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखें तो 234 की संख्या के साथ भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे ताकतवर प्री पोल अलायंस के रूप में जनता ने इंडिया अलायंस को भेजा था। पप्पू यादव, चंद्रशेखर रावण, असदुद्दीन ओवैसी, कुछ निर्दलीय सांसद चाहे कश्मीर से हो, पंजाब से हो, महाराष्ट्र से हो, या कुछ ऐसे सांसद जो छोटे दलों के हैं, इन सब को मिलाकर मोदी सरकार के सीधे सीधे विरोध में खड़े सांसदों की संख्या 245 तक पहुंचती है, यानी 27 सांसदों की कमी। तो इन 27 सांसदों की जरूरत कांग्रेस के नेतृत्व में क्या पूरी नहीं हो रही थी? क्या कांग्रेस के नेतृत्व में यदि कोई वैकल्पिक सरकार बने, उसे समर्थन देने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू या एकनाथ शिंदे, जिनके पास कुल जमा 36 सांसद होते हैं, तो ये 36 सांसदों की पार्टी तैयार नहीं हो रही थी? तमाम ऐसे सवाल थे जिसमें इंडिया गठबंधन को बनाए रखना मौजूदा दौर में इस सत्ता को टिकाए रखने के लिए एक पूर्व निर्धारित शर्त की तरह होता जा रहा था।
कई लोग कहेंगे कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बयान है। तेजस्वी यादव को ने कौन सा दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बयान दिया? इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। दरअसल कांग्रेस पार्टी को यह बखूबी पता है कि इंडिया गठबंधन में जितने क्षेत्रीय दल शामिल हैं, लगभग सभी अपने इलेक्टोरल कंपोनेंट में, अपने चुनावी समीकरणों में एक काफी हद तक अल्पसंख्यक मतों की एकजुटता पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाते हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे नए कलेवर के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी हो। ये सब कुछ चल रहा था, सब दिखाई दे रहा था कि इंडिया गठबंधन अगर बिखरेगा भी तो ये भाजपा के पाले में खड़े नहीं हो सकते। और भाजपा के पाले में जो खड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े नहीं हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पाले में तभी तक खड़े हैं जब तक उन्हें बेहतर डील प्राप्त नहीं हो रही है। और बेहतर डील क्या है? सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री न सही तो उप प्रधानमंत्री ही सही। चंद्रबाबू नायडू के लिए जब तक उनके राज्य की वित्तीय हालत सुधारने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, कोई वैकल्पिक सरकार हामी नहीं भरती, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी का दामन भला क्यों छोड़े? तब तक वो एनडीए के बैनर को छोड़कर दूसरा बैनर क्यों लगाएं? और जब तक एकनाथ शिंदे के लिए मुख्यमंत्री का पद था तब तक उनके पास एक अट्रैक्शन था। अब कुछ नहीं है। अब जो वो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला, न मुख्यमंत्री बने न गृह मंत्री बने। तो इन 36 सांसदों का खैरख्वाह कौन होगा? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये साथ आ नहीं सकते थे। तो कांग्रेस पार्टी ने सीधा फॉर्मूला अपना लिया कि पुरानी बातें छोड़िए, एक लाइन का फॉर्मूला कि हमारे पास 99 सांसदों की फौज है, आप 173 एकजुट हो जाइए, 99 प्लस 173 मिलकर 272 के आंकड़े को छू लीजिए और अपनी सरकार बना लीजिए। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी अब 4 जून के दिन से जिस एजेंडे पर कथित तौर पर चल रही थी कि वैकल्पिक सरकार जब भी बनेगी कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, अब उस एजेंडे को करीब करीब छोड़ चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी भी ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, या शरद पवार उद्धव ठाकरे हो, या एमके स्टालिन हो, सबके साथ उसी एजेंडे पर आकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई है कि अपनी सरकार बनने से ज्यादा जरूरी है वैकल्पिक सरकार बनना। देश सरकार विहीन नहीं हो सकता, देश नेतृत्व विहीन नहीं हो सकता। तो नरेंद्र मोदी की सरकार यदि गिरे तो मध्यावधि चुनाव की नौबत ना आए, बल्कि सरकार गिरने के बाद केंद्र में एक सरकार बने। स्वाभाविक है कि 1999 में सरकार गिरने के बाद सरकार नहीं बनी थी और उसी कार्यवाहक सरकार के दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यवाहक सरकार के दौर में करगिल हो गया और करगिल ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सहानुभूति की लहर पैदा कर दी। ये कोई नहीं चाहता, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से सीधा फॉर्मूला अपना लिया कि ये गठबंधन खत्म हो चुका है, अब आपके पास पूरा मौका है, 173 इकट्ठे हो जाइए, अपना सर्वानुमति से नेता चुन लीजिए और नई वैकल्पिक सरकार बना लीजिए। उसमें कांग्रेस के 99 कदम ताल करने के लिए तैयार है। अब जरा इसके दूसरे पहलू को देखिए कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार इसे होने देगी आसानी से, और क्या नरेंद्र मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? जी नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार प्रोएक्टिव है। नरेंद्र मोदी सरकार पहले से ज्यादा मजबूती से सामने आ रही है। और सामने किस लिए आ रही है? सामने इसलिए आ रही है क्योंकि उसे अंदेशा है कि कांग्रेस ने अगर नेतृत्व की जिद छोड़ दी, नेतृत्व की इच्छा पर कंट्रोल कर लिया, तो तय मानिए कि मोदी सरकार का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। कौन नहीं चाहता कि केंद्र में उसे बड़ी भागीदारी मिले, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, यहां तक कि जयंत चौधरी हो। सबकी इच्छा दिल्ली में बड़ी भूमिका की है। बड़ी भूमिका 240 सांसदों वाली पार्टी नहीं दे सकती। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के रुख को पिछले एक हफ्ते के दरमियान आप देखने की कोशिश करें तो क्या क्या नजारे देख रहे हैं। अचानक नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू में एक जिगरी दोस्त दिखने लगता है। विशाखापट्टनम में चंद्रबाबू नायडू के साथ रैली करनी पड़ती है। नीतीश कुमार पर अचानक विशेष नजर रखनी पड़ती है, यानी नायडू पर विशेष कृपा और नीतीश कुमार पर विशेष नजर। और इन सब के आगे एकनाथ शिंदे को भी बहलाने फुसलाने का खेल चल रहा है।
लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर नंबर गेम में इन सब ने मिलकर कोई खेल कर दिया तो क्या होगा। तो इस बात पर भी मोदी सरकार की नजर है कि आखिर 173 के इस भानुमति के कुनबे को इकट्ठा करने में सबसे दमदार खिलाड़ी कौन हो सकता है। यह मामूली टास्क नहीं है। आज की तारीख में कोई हरकिशन सिंह सुरजीत भी नहीं है जो इतना बड़ा खेल कर सके। 84 बसंत देख चुका वो मराठा छत्रप ही ये काम कर सकता है कि तमाम दलों को एक जगह लेकर आ जाए, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता है, सभी दलों के बीच स्वीकार्यता है और पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में राजनीति से विदा लेने की एक 33 साल पुरानी एक महत्वाकांक्षा है, जिस महत्वाकांक्षा की पूर्ति में अब कांग्रेस पार्टी भी बाधा बनने के लिए तैयार नहीं है। बात शरद पवार की हो रही है। आपने देखा होगा शरद पवार की पार्टी को लेकर किस तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग की गई, किस तरह की खबरें प्लांट की गई कि ये पार्टी एनडीए की तरफ जा सकती है, ये पार्टी अपने भतीजे के साथ मिलकर सीधे सीधे नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से सरकार के फोल्ड में आ सकती है। तमाम खबरें प्लांट की गई, लेकिन आज अनिल देशमुख ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी के 12 सांसद, 8 लोकसभा के, 4 राज्यसभा के, कोई कहीं हिलने वाला नहीं है। वो मजबूती से शरद पवार के साथ खड़े हैं और विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहां से मामला क्लियर हो गया। अजीत पवार के पास 40 से ज्यादा विधायक हो सकते हैं, सांसद तो एक ही है। एकनाथ शिंदे खार खाए बैठे हुए हैं। तो ये परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है, इन परिस्थितियों में अगर शरद पवार के नेतृत्व में ही नई सरकार का खाका पेश कर दिया इन तमाम छोटे दलों ने मिलकर के, चाहे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो या एमके स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या एकनाथ शिंदे हो, चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, तो फिर जो छोटे छोटे दल हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, जयंत चौधरी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, कब तक ये इनके साथ इंडिया गठबंधन के साथ जुटे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को भी ये समझ में आ गया है कि वो जिस गोदी सेठ के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उस गोदी सेठ के कई शुभचिंतक तो कांग्रेस में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को भी पता है। तो गोदी सेठ के से सीधे मुकाबला करने के लिए गोदी सेठ के शुभचिंतक को परमानेंट प्रधानमंत्री बनाए रखने से बेहतर है कि गोदी सेठ के एक ऐसे शुभचिंतक को बना दिया जाए जो टेम्पररी तौर पर प्रधानमंत्री पद पर रहे, और तब तक के लिए बना करके रखा जाए जब तक संघ और भाजपा मिलकर गुजरात लॉबी को किनारे न लगा दे। तो अस्थाई गोदी सेठ का अस्थाई शुभचिंतक और गोदी सेठ का अस्थाई शुभचिंतक, स्वाभाविक है कि परमानेंट की जगह टेम्पररी, अस्थाई की जगह अस्थाई, ये कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सूट करता है। और इन तमाम कामों के लिए कांग्रेस पार्टी को केंद्र में एक वैकल्पिक सरकार चाहिए। राहुल गांधी को भी शायद समझ में आ गया है कि अब जिस गारंटी की वो बात करते हैं, जिस जाति जनगणना की बात करते हैं, ये मौजूदा सरकार तो ये होने नहीं देगी। अपनी सरकार बनने की कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ रही इस लोकसभा में, और यदि अपनी सरकार नहीं बनी और मौजूदा सरकार को छेड़ा नहीं गया तो 5 साल तक ये सरकार चलती भी रहेगी। इसी दरमियान परिसीमन भी अपने हिसाब से कराएगी, तमाम समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगी, और हर जगह भारत खोदो अभियान भी शुरू करके लोगों को कम्युनल फ्लेवर में, सांप्रदायिकता की चाशनी में डुबोने का प्रयास भी लगातार अनवरत ढंग से करती रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी को भी ये समझ में आ रहा है कि आज की तारीख में एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, कोई चरण सिंह मॉडल, कोई चंद्रशेखर मॉडल, कोई देवेगौड़ा गुजराल मॉडल, ऐसी सरकार दिल्ली को देनी जरूरी है, केंद्र को देनी जरूरी है। और इसके लिए इंडिया गठबंधन को यदि खत्म करना अनिवार्यता थी तो पहला पड़ाव पार कर लिया गया है। 27 जनवरी से बजट सत्र है। बजट सत्र में ही सरकार यदि गिरा दी जाए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम क्षेत्रीय दलों की कोशिशें तो यही है। नीतीश कुमार की चुप्पी, चंद्रबाबू नायडू पर की जा रही विशेष मेहनत, सब इसी का परिणाम है। और चंद्रबाबू नायडू की जहां तक बात है तो चंद्रबाबू नायडू के पाला बदलने का जो रिकॉर्ड रहा है, उस रिकॉर्ड पर यदि आप नजर डालें तो जरा 27 साल पीछे चले जाइए, जब संयुक्त मोर्चे के संयोजक चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष पद के साथ अपनी पार्टी की जो सौदेबाजी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ की, उसमें सीधे सीधे संयुक्त मोर्चा का साथ छोड़ दिया और अटल बिहारी वाजपेयी के बगलगीर बन के साथ खड़े हो गए थे। तो चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ रैलियां करें,
और रैलियों के बाद कोई बड़ा राजनीतिक खेला कर दे, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। बस उनकी पूर्व शर्त यही है, प्री कंडीशन यही है कि खेला की शुरुआत नीतीश कुमार करें, तब जाकर के कुछ हो। और घूम फिरकर सारी बात यही आ जाती है कि नीतीश कुमार को इस डील से प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है। अब ये एश्योरेंस तो शरद पवार ही दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता। और शरद पवार आने वाले वक्त में जिस एक नेता पर नजर रखने की जरूरत होगी, खासकर बजट सत्र के दरमियान, दिल्ली चुनाव के पहले और दिल्ली चुनाव के तत्काल बाद, वो शरद पवार होंगे। उन पर नजर रखिए और देखते जाइए कि सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा कैसे बदलता है। और 240 सांसदों वाली पार्टी को मुख्य विपक्ष में बिठाने में, इंडिया गठबंधन को खत्म करने के बाद संपूर्ण विपक्ष और संभावित विस्तारित विपक्ष को किस हद तक कामयाबी मिलती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।